हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड लेक्चर पे और बहुत छोटा सा काम करना है। आज सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें समझानी है। बहुत छोटा सा लेक्चर है, 5-7-10 मिनट का, और कवर अप करते हैं। क्या कहता है ये कहता है मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। आज मेरे आपको बताना है कि कैसे डिबेंचर को रिडीम किया जा सकता है। एक होता है इन लम्प सम ऑन मैच्योरिटी। भाई 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 साल बाद आइयो अपने 100 रुपए लेके चले जाइयो। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। इन लम्प सम ऑन मैच्योरिटी। दूसरा, इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉप लॉट्स। 100 रुपए के 10 डिबेंचर है, 100 रुपए के 10 डिबेंचर है, 5 साल बाद रिडीम करने हैं, 5 साल तक रिडीम करने हैं, 5 साल तक सारा पैसा वापस हो जाना चाहिए। तो मैं 10 लोगों का नाम डालूंगा, 10 लोगों का नाम डालूंगा पर्ची में, 2 लोगों की पर्ची निकाल लूंगा। 1 साल बाद 2 लोगों की पर्ची निकाल लूंगा, तो उन 2 लोगों को पैसा वापस कर दूंगा। फिर अगले साल 8 लोग बचेंगे, फिर 2 की पर्ची निकाल लूंगा। तो ऐसे करते करते मैं 5 साल में अपने डिबेंचर को रिडीम कर दूंगा। या ऑन द अदर हैंड एक और तरीका है ड्रॉप लॉट्स का, कि मैं हर डिबेंचर को उसके 100 रुपए के 20-20 रुपए हर साल वापस कर दूंगा और अगले 5 साल में डिबेंचर रिडीम कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट, स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे? क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे? पहला, सबसे पहले डीआरआर बनाएंगे 31 मार्च तक। सर इस बच्चा पूछ रहा है कि 2 ही मेथड्स है। नहीं बेटा, मेथड तो 4 है। एक है कन्वर्जन और एक दूसरा और होता है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। वो दोनों हमारे कोर्स में इस साल कट गए हैं, हो सकता है अगले साल फिर आ जाए, पर अभी हाल फिलहाल कटे हुए हैं, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड, क्या स्टेप्स लगाए जाएंगे? पहला स्टेप लगाया जाएगा क्रिएट डीआरआर। सबसे पहले डीआरआर बनाना है। कब? 31 मार्च तक। फिर डीआरआई खरीदनी है, फिर डीआरआई बेचनी है, फिर डिबेंचर रिडीम करना है, फिर ट्रांसफर करना है अमाउंट ऑफ डीआरआर इनटू जनरल रिजर्व। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेंज हुआ है हमारे कोर्स में 16 अगस्त 2019 को। 16 अगस्त 2019 को एक अमेंडमेंट आई, उसमें कुछ चेंजेस हुए। वो चेंजेस कुछ इस प्रकार से हैं, मैंने आपके सामने पूरे डायग्राम चार्ट बना दिया और अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, करें डिस्कस। आओ जी, पहले एक बार मैं बुक में से रीड कर देता हूं आपके लिए, फिर मैं आपको अपने चार्ट से समझा दूंगा कि मैंने बात को कैसे कवर अप किया है। आओ जी, ध्यान से समझे क्या कहता है ये। कहते हैं रूल 18(7)(b) ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी शेयर एंड डिबेंचर्स रूल 2014, अमेंडमेंट हुई थी 16 अगस्त 2019 को। क्या हुआ था इसके अंदर? उसने कहा अमाउंट शेल बी ट्रांसफर्ड टू द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शेल अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब कंपनी जिस पैसे से डिविडेंड बांटती है, कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है सर कंपनी उस पैसे को? सर कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है डिबेंचर को रिडीम करने के, रिजर्व बनाने के लिए। आगे, द अमाउंट दैट शेल बी ट्रांसफर टू डीआरआर आर एज फॉलोज। कुछ इस प्रकार से है। पहले की डीआरआर कैसे है? पहला, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे नीड नॉट टू प्रिपेयर डीआरआर। इनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पॉइंट, बैंकिंग कंपनीज। कौन सी कंपनीज बेटा? बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स। जो जनरल पब्लिक को डिबेंचर इशू करेंगे वो, और जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपने नियर एंड डियरेस्ट लोगों को जो डिबेंचर इशू करेंगे, दोनों केसेस में ही किसी बैंकिंग कंपनी को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 272 में रजिस्टर्ड है, उनको भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ, लिस्टेड कंपनीज। वो लिस्टेड कंपनीज जो अदर देन 1 और 2 है, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी नहीं है, अदर देन, उनको छोड़कर जो लिस्टेड कंपनी है,
कौन कौन सी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो रजिस्टर्ड विद द आरबीआई के सेक्शन में है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो रजिस्टर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक से, और अदर लिस्टेड कंपनी, किसी को भी डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन पॉइंट नंबर 1 एंड 2, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनी। एनबीएफसी है वो, चाहे मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रजिस्टर्ड विद द आरबीआई है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसको भी डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट, आगे चलते हैं। अदर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, इन सब लोगों को सिर्फ 10% डीआरआर बनाने की आवश्यकता है, जितने के डिबेंचर की फेस वैल्यू है, जितने के डिबेंचर की फेस वैल्यू है उसका सिर्फ 10% ही डीआरआर बनाना है। अब 25% डीआरआर नहीं बनता, जो मैंने आपको पहले के 2 लेक्चर्स में समझाया था। अब वैसे डीआरआर नहीं बनेगा, सिर्फ डीआरआर कितना बनेगा, 10% बनेगा, और सिर्फ किसको बनाना है डीआरआर, उन अनलिस्टेड कंपनी को जो अदर देन कौन है, नॉन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सिर्फ उन्हीं लोगों को डीआरआर बनाने की आवश्यकता है, वो भी सिर्फ कितना परसेंट, 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम, जितने के डिबेंचर रिडीम करेंगे। गॉट इट? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है? अब हम आ गए अपने डीआरआई के कॉन्सेप्ट पे। किस पे आ गए बेटा? अपने डीआरआई के कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी क्रिएट करनी है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ 16 अगस्त 2019। 16 अगस्त 2019 की अमेंडमेंट के मुताबिक हमें क्या करना है, कैसे करना है, पढ़ते हैं जी। वो कहता है इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट नॉट लेस देन 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम ऑफ द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। वही बात है, ये सेम है कि डीआरआई कितनी बनानी है, 15% ही बनानी है। और कब तक बनानी है? ऑन और बिफोर ऑफ 30th अप्रैल ऑफ द करंट ईयर, 30 अप्रैल से पहले 30 अप्रैल से पहले। इफ the further prescribed that the amount remain invested or deposited in the case may be shall not be time fall below the 15% of the face value। वही वो बात कह रहा है कि 15% ही बनानी है। अच्छा, किसको नहीं बनानी, अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, जो रेगुलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उन लोगों को डीआरआई नहीं बनानी, बैंकिंग कंपनी को भी डीआरआई नहीं बनानी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डीआरआई नहीं बनानी, लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है अदर देन पॉइंट नंबर 1 एंड 2, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी, इन सब लोगों को डीआरआई बनानी है, इनको डीआरआई बनानी है, चाहे वो नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो जो कि रजिस्टर्ड है कहां से, आरबीआई से, चाहे वो हाउसिंग कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, या कोई अदर लिस्टेड कंपनी है उसको डीआरआई बनानी है, लिस्टेड कंपनी को डीआरआई बनानी है। आगे, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन इसको भी डीआरआई नहीं बनानी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसको भी डीआरआई नहीं बनानी, और अदर अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआई बनानी है, अदर अनलिस्टेड कंपनी को अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसको डीआरआई बनानी है। सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा था, तो मैंने आपके लिए पूरा चार्ट प्लॉट कर दिया और मैं आपको अपने इस चार्ट से समझाता हूं। डीआरआई किसको? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रेगुलेटेड है आरबीआई से, ना इसको डीआरआर बनाना ना इसको डीआरआई बनानी, ना इसको डीआरआर बनाना ना इसको डीआरआई बनानी। बैंकिंग कंपनी, ना इसको डीआरआर बनाना ना इसको डीआरआई बनानी। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेक्शन 272 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन लोगों को भी ना डीआरआई बनाना ना डीआरआर बनाना ना डीआरआई बनानी। लिस्टेड कंपनी अदर देन 1 और 2, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग कंपनी, जो कि कौन है, नॉन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी,
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग कंपनी और लिस्टेड कंपनी। ठीक है, इन लोगों को डीआरआर तो नहीं बनाना पर डीआरआई बनानी है। इन लोगों को डीआरआर तो नहीं बनाना पर डीआरआई बनानी है। आगे अनलिस्टेड कंपनी को, अनलिस्टेड वर्ड सुनते ही ना आपको डीआरआर बनाना ना आपको डीआरआई बनानी, ना आपको डीआरआर बनाना ना आपको डीआरआई बनानी। आगे लास्ट अदर अनलिस्टेड कंपनी, कौन सी बेटा? अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर देन कौन सा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और नॉन हाउसिंग कंपनी। इन लोगों को डीआरआर बनाना है 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिडीम और डीआरआई बनानी है 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर रिडीम इन द नेक्स्ट ईयर। गॉट इट? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? तो एक बात ध्यान से समझना, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन हाउसिंग कंपनी, इसको डीआरआर भी बनाना है, इसको डीआरआई भी बनानी है। फिर अनलिस्टेड कंपनी को दोनों ही नहीं बनाने। लिस्टेड कंपनी को जो लिस्टेड कंपनी है उसको डीआरआर तो नहीं बनाना पर डीआरआई बनानी है। डीआरआर तो नहीं बनाना पर डीआरआई बनानी है। तो बस मोटा मोटा याद रखना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं बनाना, बैंकिंग कंपनी को कुछ नहीं बनाना, अदर फाइनेंस कंपनी को कुछ नहीं बनाना, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी को भी कुछ नहीं बनाना, अनलिस्टेड कंपनी को भी कुछ नहीं बनाना। लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड है, किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसके शेयर और डिवेंचर के भाव आपको स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाई देंगे, उन कंपनीज को लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। उन कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना पर डीआरआई बनानी है। वो कौन से वाले? जो अदर देन है, इसको छोड़कर, और जो एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना पर डीआरआई बनानी है। अदर अनलिस्टेड कंपनी को जो अनलिस्टेड कंपनी है, किसको छोड़कर? जो कि कौन नहीं है, जो इनमें से कोई भी नहीं है, ना वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ना नॉन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इन लोगों को डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई भी बनानी है। ये नया रूल आया है 16 अगस्त 2019 की अमेंडमेंट में, और हम आगे से क्वेश्चन करने टाइम इस बात का खास ध्यान रखेंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। मैंने इसको ऐसे बनाया है, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, मतलब इन सब के नाम ऐसे लिख लेना, डीआरआर और डीआरआई के आगे राइट रॉन्ग लगा लेना। ठीक है जी? क्या आपको इतनी बात समझ में आई सभी मेरे बच्चों को? हमने क्या कहता है एबीसी लिमिटेड इशू 112% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 100 की बजाय 1000 कर देते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों को कोई। 1000 डिबेंचर 12% वाले इशू की है 100 रुपए में 1 अप्रैल 2018 को। इशू एट 10% डिस्काउंट। आज इशू किस पे की है? 10% डिस्काउंट पे। रिडीम करने हैं 30 जून 2020 को, मतलब यहां पे और किस पे करना है? 10% प्रीमियम पे। So therefore it is a case of discount to premium, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है ये। इट इज अ केस ऑफ 6th केस, 6वां केस है ये डिस्काउंट टू प्रीमियम का। इशू कब किया? 1 अप्रैल 18 को। जिल एंट्री बोलो क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बिल्कुल सही बात है। 1000 लोगों से कितने रुपए मिले? 90, दैट इज कॉल्ड 90,000। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? इसका नाम है 12% डिबेंचर अकाउंट, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितने डिबेंचर है एक बार बताना? 1000 लोगों से कितने मिले? 90। 1000 लोगों से नुकसान कितने का हुआ? 10 का आज, 10 का कल। मैं पहले क्या करता था, डिस्काउंट और लॉस अलग लिखता था, मैंने दोनों को सेम कर दिया, एक साथ कर दिया। 20 रुपए। 1000 लोगों से कितने का डिबेंचर है? 12% डिबेंचर के सामने हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू। क्या आएगी बेटा?
फेस वैल्यू 1000 लोगों को फ्यूचर में कितने का प्रीमियम देना है, कितने का प्रीमियम देना है, 10 का। फेस वैल्यू से कितने ज्यादा वापस करने हैं, 10 रुपए ज्यादा वापस करने हैं। तो कितना हो गया 90,000, 20,000, ये हो गया हमारा 1 लाख और ये हो गया हमारा 10,000। गॉट इट? क्या इतनी बात समझ में आती है इशू की? क्या इशू की दोनों एंट्री समझ में आती है आपको? क्या आपको ये इशू की एंट्री समझ में आती है सभी बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। सर 31 मार्च 2020 को क्या करना है? इससे पहले बीच में डेट आई होगी 31 मार्च 2019, क्या करेंगे उस दिन? सर इस दिन कुछ भी नहीं करेंगे। सर 31 मार्च 20 को क्या करेंगे? डीआरआर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? डीआरआर। क्या करेंगे? क्रिएट डीआरआर अप टू 25%। कितना बना लेंगे? 25% डीआरआर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? 25% डीआरआर बना लेंगे। क्या एंट्री होगी? सर एंट्री होगी सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बना लिया? कितना बनाएंगे? 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम, दैट इज 1 लाख। तो एंट्री कितने से होगी बेटा? ये एंट्री होगी 25,000 रुपए से। कितने से एंट्री होगी? ये 25,000 रुपए से एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, 25,000 रुपए से एंट्री होगी। बिल्कुल सही बात है। बन गया जी, डीआरआर बन गया। फिर क्या होगा? फिर सर 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल या उससे पहले, मैं जनरली 1 अप्रैल को ही बना लेता हूं। मैं जनरली 1 अप्रैल को ही बना लूंगा। 1 अप्रैल 20 को मैं क्या कर दूंगा? एंट्री 1 अप्रैल 20 को मैं क्या एंट्री कर दूंगा? मैं डीआरआई खरीद लूंगा। क्या खरीद लूंगा? डीआरआई। क्या करेंगे? परचेज ऑफ डीआरआई। कितना? दैट इज 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम। एंट्री क्या होगी? डीआरआई। डीआरआई मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। वो तो नाम रखा है ना, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कहां करोगे? क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो ब्रैकेट में डैश परसेंटेज, चलो छोड़ो, सीधा डीआरआई लिख देंगे, टेंशन ना लो। जब क्वेश्चन में गिवन होगा तो बताऊंगा कैसे करते हैं। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गई जी। कितनी डीआरआई होगी? 15,000 रुपए की, क्योंकि 1 लाख के डिवेंचर है ना। खरीद ली डीआरआई, खरीद ली डीआरआई, खरीद ली भैया। अब कौन सी डेट आएगी? 30 जून को रिडीम करना है। 30 जून को क्या करना है बेटा? रिडीम करना है। तो 30 जून को सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे सेल ऑफ डीआरआई, बेचो डीआरआई। एंट्री होगी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो जी, 15,000 की डीआरआई बेच दी। 15,000 की डीआरआई क्या कर दी? बेच दी। पहले डीआरआई सेल कर दी 30 जून को। 30 जून को दूसरा काम करेंगे। क्या करेंगे? डिबेंचर रिडीम कर देंगे। अब क्या कर देंगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडीम कर देंगे। और क्या कहेंगे? कहेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 1 लाख डिबेंचर के देने हैं, 10,000 प्रीमियम के देने हैं और टोटल 1,10,000 देने हैं। ये कोई एंट्री जी। केस एंट्री में किसी को डाउट है? सबसे पहले 1 अप्रैल को इश्यू करा, 31 मार्च 19 को कुछ नहीं करा, 31 मार्च 20 को डीआरआई खरीद ली, डीआरआर बना लिया। 1 अप्रैल को डीआरआई खरीद ली, 30 जून को पहले डीआरआई बेची, डिबेंचर रिडीम करा। अब इसको पे करते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है वहां, तो मैं 30 जून की एंट्री कर देता हूं। 30 जून को क्या करेंगे? अब इसको क्या कर देंगे? पे कर देंगे। पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितना? 1,10,000 दे देंगे उनको। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे?
ट्रांसफर कर देंगे द बैलेंस ऑफ DRR इनटू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और एंट्री क्या होगी, DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना DRR बनाया था 25,000 का, तो 25,000 का जनरल रिजर्व डाल देंगे, में डाल देंगे। हो गया जी, खत्म क्वेश्चन। देख लो, यही स्टेप फॉलो किए। क्रिएट अ DRR, ये बनाया DRR सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR, बना लिया जी। फिर DRI खरीदी थी, बिल्कुल खरीदी थी, DRI डेबिट टू बैंक। फिर 30 जून को DRI बेची थी, बिल्कुल वो देखो सबसे लास्ट में ऊपर DRI बेची हुई है, DRI टू बैंक। ओ सॉरी, गड़बड़ कर दी, ये एंट्री ये नहीं होगी। जब DRI बेचोगे तो क्या एंट्री होगी, पैसा आ रहा है ना, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। 15,000 की DRI बेच दी, हो गई जी, सॉरी गलती हो गई, बैंक टू DRI, पैसा आया है ना यार, ठीक है जी, समझ गए, बैंक टू DRI। फिर डिबेंचर रिडीम कर दोगे, कर दिया, ड्यू कर दिया था, ड्यू 12% डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। फिर वहां स्पेस नहीं था तो मैंने यहां कर दिया डिबेंचर होल्डर टू बैंक, खत्म, पे हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या किया हमने, DRR को कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। वो जो DRR क्रेडिट किया था उसे डेबिट किया, खत्म किया, और बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। सारे कंप्लायंसेस, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, डिबेंचर रिडीम हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें 4 से 6 नंबर जो मिलने होंगे मिल जाएंगे, मतलब 4 का आया तो 4 मिलेंगे, 6 का आया तो 6 मिलेंगे। लगभग मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक खत्म हो गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास से इसके कुछ बुक के क्वेश्चन कवर अप करेंगे अच्छे। फिर इसके एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, उसको कवर अप करके चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। लगभग 4-5 लेक्चर्स और लगेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल बेटा, बाय बाय।